दोस्तों नमस्कार। हमारे देश की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 12 तारीख को रात की 8:05 पे टीवी पे आते हैं और 33 मिनट 45 सेकंड का एक लंबी चौड़ी भाषण देते हैं। अगर आप उस भाषण को स्टार्टिंग से देखते हो तो 3 मिनट 19 सेकंड से लेके 3 मिनट 45 सेकंड के अंदर अंदर आप ये समझ जाते हो कि मोदी जी जितने भी कथन दे रहे हैं उसमें शायद वो खुद ही थोड़ा बहुत कंफ्यूज है। एक जगह पे मोदी जी कहता है कि हमारी देश को सपना देखना होगा, आगे बढ़ना होगा। दूसरी जगह पे वो कहते हैं कि हमें लॉकडाउन का पालन करना है और ऐसे तरीके से वैसे तरीके से करना है। तो अगर हम इन दोनों ही कथनों को देखें तो ऐसा लगता है कि मोदी जी कंफ्यूज है या फिर इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहे हैं कि धीरे धीरे अब लॉकडाउन में नरमी बढ़ती जाएगी और हम सभी को कोरोना सर्वाइविंग एक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना होगा, यानी कोरोना के साथ ही अपने सारे के सारे कामों को करना होगा खुद को सुरक्षित रखते हुए। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री जी खुद से ये नहीं कहे कि एक्चुअली में क्या करना है, लेकिन शायद आने वाले समय में लॉकडाउन अनाउंस होता है या फिर नहीं होता है, ये देखते हुए हम समझ जाएंगे कि इस समय पे उन्होंने जो कथन दिया था वो वाकई में क्या बोलना चाहते थे। दोस्तों 33 मिनट की वीडियो में बहुत बड़ा एक हिस्सा उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया, घरेलू चीजें और देश की उत्पादन ऐसी बातों को कहते हुए बिता दिया। अपने वीडियो में वो स्पष्ट तरीके से कहते हैं एकदम छोटा यानी माइक्रो स्मॉल जो बिजनेसेस है उनको वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं जितना जानता हूं मेरे देश के बारे में, जो माइक्रो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं, लोकल मार्केटेड होते हैं। अब वो जितने भी उत्पादन करते हैं वो जाते हैं लोकल मार्केट में बेच देते हैं। उनकी टोटल जो पूंजी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 5,000 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। तो ऐसे बिजनेसेस जिनकी रेवेन्यू अगर साल में भी देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा लाख रुपया होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, जो टैक्स पेयर के अंदर नहीं आते, ऐसे माइक्रो स्मॉल बिजनेसेस को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ऐसे बिजनेसेस को आप कैसे हेल्प करोगे? और वाकई में क्या ऐसे बिजनेसेस को हेल्प की ज़रूरत भी है जिनको स्टार्ट करने के लिए 5-10 हज़ार रुपये की पूंजी की ज़रूरत होती है? ऐसे बिजनेसेस को वाकई में हेल्प चाहिए भी, या आप ये सारी बातें ना जानते हुए उनको पहले से खुद की तरफ से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों कोरोना वायरस की इस मुसीबत को सरकार कैसे अवसर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ये दिखाने के लिए हमारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल दिया कि कोरोना से पहले हमारे देश यानी हिंदुस्तान में पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और N95 मास्क, N95 ना के बराबर बनता था और पीपीई बनता ही नहीं था। लेकिन आज के समय पे इन दोनों की ही जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लाखों में हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल भी यहाँ पे यही है, आज कोरोना है तभी पीपीई का ज़रूरत पड़ रहा है। जब कल को कोरोना नहीं रहेगा तब पीपीई मैन्युफैक्चर कर भी लिए जाएंगे तो उसको खरीदेगा कौन और उसका इस्तेमाल कौन करेगा? यानी डिमांड कम होगा और डिमांड कम होते ही मैन्युफैक्चरिंग भी धीरे धीरे कम होते लगेगा। N95 मास्क आज बन रहा है क्योंकि चारों ओर वायरस है, थोड़े दिन बाद ये वायरस नहीं रहेगा, तब आपकी N95 कौन पहनेगा? तब इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या उतनी लेवल पे उतनी स्केल पे की जाएगी? आज जितनी बड़ी स्केल पे की जा रही है नहीं की जाएगी। तो ऐसी चीज़ें जो सामूहिक कुछ समय के लिए बनाई गई है या फिर कुछ समय के लिए वो रोल आउट पे आए हैं, उनको आप एक डेवलपमेंट कैसे कह सकते हैं, उनको कैसे इस तरीके से आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं? प्रिवेंटिव वायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की चेयरमैन संजीव जी ने इकोनॉमिक टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा था कि WHO ने 27 को साफ साफ शब्दों में कह दिया था पीपीई या N95 मास्क से रिलेटेड जितनी भी रॉ मटेरियल्स है या चीज़ें हैं उनको कोई भी देश एक्सपोर्ट ना करे। लेकिन हमारे देश की महानता ये है कि इस मार्च तक हमने इन चीज़ों का एक्सपोर्ट किया और उसके बाद उसके एक दिन बाद हम सब ने जनता कर्फ्यू मनाया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को याद है। तो मोदी जी जब आप ये गिनवाते हैं कि किस तरीके से एक मुसीबत को अवसर में बदल दिया आपने, जहाँ पे पीपीई और N95 मास्क बन रहे हैं धड़ल्ले से, वहाँ पे आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यही पीपीई आप लाखों की मात्रा में बाहर से मंगवा रहे थे और उससे थोड़े टाइम पहले ही जो संजीव जी की स्टेटमेंट है उसके अनुसार आपने देश का जो बैकअप रॉ मटेरियल से उनको बाहर एक्सपोर्ट कर दिया था। तो शायद अब भूल गए थे, लेकिन ये भी बात आपको इंक्लूड करनी चाहिए थी।
दोस्तों 33 मिनट्स में कई बार ऐसे हुए इनडायरेक्टली मोदी जी ने हिंट दिया ह्यूमन रिसोर्स की ओर। और हम कुछ समय की जो सरकार काम कर रहे हैं, लोगों को नौकरी दिलाने की जो कोशिशें चल रही हैं उन पे बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स है दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं, पोर्टल्स बना रहे हैं और वहाँ पे लोगों को रजिस्टर करवा रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कि कौन कितना ज़्यादा शिक्षित है, किसके पास क्या स्किल्स हैं। लेकिन जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही है वो रिपोर्ट्स के अनुसार हर जगह पे लोगों की नौकरी जा रही है, कहीं से भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आ रही कि उस जगह पे लोगों को नौकरी मिल सकता है। तो जब देश में जॉब्स है ही नहीं तब ये डेटा कलेक्ट करके करने क्या वाले हैं ये लोग, कितने लोगों को जॉब दे देंगे ऐसी जगह पे खड़े होकर जहाँ पे सरकारी जो मुलाजिम हैं उनकी सैलरी में कटौती आ रही है तरह तरीके की चीज़ों की द्वारा। तो ऐसे में नए लोगों को कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देंगे ये लोग, जहाँ पे कंपनीज छोड़ के जाने की बात कर रही है, कंपनीज दिवाली होने की बात कर रही है, बैंक करप्ट होने की बात कर रही है, ऐसी जगह पे खड़े होके कौन किसको कैसे जॉब्स देगा इसकी बात कोई नहीं कर रहा। बस लोग खुश हो गए कि सरकार ने एक ऐसी पोर्टल बनाया और वहां पे रजिस्टर करवा रहा है लोगों को जहां से शायद उनको कभी जॉब्स मिल भी सकती है। दोस्तों विश्व भर में हिंदुस्तान की वर्चस्व कितना है ये समझाने के लिए मोदी जी ने काफी सही एक पॉइंट इस्तेमाल किया कि हिंदुस्तान कैसे विश्व को मेडिसिन देके हेल्प कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है जो मेडिसिन के तौर पे सेंड किया जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्विन है। और हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्विन कोई अच्छी चीज़ नहीं है। नेचर पे भी इसकी फुटप्रिंट बहुत देरों तक रहती है और इंसानों के शरीर में इसकी एक गलत प्रभाव भी होता है जिसको हम कैंसर के नाम से जानते हैं। तो ये मत सोचिए कि विश्व इसका ऑल्टरनेटिव तलाश नहीं रहे हैं। अगर विश्व को इसका ऑल्टरनेटिव मिल गया तो उसी समय हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्विन को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इसका नेचुरल इम्पैक्ट और बॉडी में ह्यूमन के लिए इम्पैक्ट दोनों ही बहुत बुरे होते हैं, खतरनाक होते हैं। तो ऐसे स्टेज पे खड़े होके जहाँ पे ऑल्टरनेट मिलते ही इस चीज़ को सस्पेंड किया जा सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्विन देके विश्व में हमने अपनी नाम को बहुत ऊंचा कर दिया। हाँ, ऐसे स्थिति में खड़े होकर हमने विश्व की मदद जरूर की है जहाँ पे हर एक इंसान को हर एक इंसान की जरूरत है। इंसानियत की दीख से मोदी जी ने जो कहा वह सच में तारीफ काबिल है। लेकिन सिर्फ इसलिए इस बात की तारीफ की जाए कि हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्विन ने विश्व में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा कर दिया तो ये चीज गलत होगा। 14 मिनट 39 सेकंड तक की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फालतू की चीजें और बेकार की स्टेटमेंट्स आपको सुनने के लिए मिलेंगे और कुछ बेकार के दावे आपको सुनने के लिए मिलेंगे। फाइनली उसके थोड़े से ही बाद में 20 लाख करोड़ रुपीस के बारे में बात किया जाता है, सेकेंड बेल आउट पैकेज को अनाउंस किया जाता है। लेकिन वाकई में क्या ये 20 लाख करोड़ रुपीस है? एक्चुअली में ये 20 लाख करोड़ रुपीस नहीं है। 5 लाख करोड़ रुपीस जो कि है वो आरबीआई ने जो हिंदुस्तान की लोकल मार्केट है इसमें लिक्विड कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए दिया था। 1.7 करोड़ रुपीस फर्स्ट जो बेल आउट पैकेज है उसी में अनाउंस हो गया था। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो जब मोदी जी ने 20 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट किया था तो आप उस टाइम पे चले जाइए और थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके ध्यान से सुनिए। मोदी जी ने ये क्लियरली बताया था पहले जितनी भी बेल आउट पैकेजेस आ चुके हैं उसके साथ इस अमाउंट को प्लस करने के बाद टोटल जो अमाउंट खड़ा होता है वो होता है 20 लाख करोड़ रुपीस। अब इनमें से 5 लाख करोड़ और 1.7 लाख करोड़ दोनों को छाट दो तो 14 लाख करोड़ के आसपास ये रकम बनती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनमें से भी कुछ पैसे को छांट देना चाहिए जिसके बाद ये रकम जाके 12 करोड़ के आसपास रुकता है। यानी जो 20 करोड़ की बात की गई थी एक्चुअली में वो है 12 करोड़, यानी सेकंड टाइम की जो बेल आउट पैकेज है उसकी रकम 12 करोड़ के आसपास है। लेकिन ये भी पैसा छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। सही वे में इसको इस्तेमाल किया जाए तो सच में बहुत सारे लोगों की मदद हो सकता है। अब इसकी उपभोक्ताएं कौन कौन होंगी, किस तरीके से मिल सकता है और क्या क्या इसकी सुविधाएं होंगे, वो तो पूरी डिटेल 18 तारीख तक आएगा, उसी के बाद आपको वीडियो मिल पाएगा। तब तक के लिए इसी वीडियो को एंजॉय कीजिए। इसके बाद आते हैं रिफॉर्म्स के बारे में। मोदी जी ने वीडियो के बीच में काइंड ऑफ ट्विस्ट डाल दिया कि कुछ रिफॉर्म्स की बात भी कर देते हैं। तो कुल मिला के 5 रिफॉर्म्स की बात की थी मोदी जी ने, लेकिन हम यहाँ पे पांचों को नहीं इंक्लूड करेंगे बल्कि इंपॉर्टेंट 3 को इंक्लूड करेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, सप्लाई एंड डिमांड चेंज में कुछ रिफॉर्म्स लाया जाएगा।
ये जो स्थिति है, ये जो समय है कोरोना के लिए सच में बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसी चीज़ें की जाए कि घर बैठे लोग शॉपिंग कर पाए। एटलीस्ट उन लोगों के पास इस समय पैसा है जो स्टे एट होम या वर्क एट होम कर सकते हैं, जिनकी ऐसी वर्क्स हैं जो घर से की जाने वाली पॉसिबल है, तो वो लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ऑनलाइन चीज़ों को खोला जा सकता है, इससे ज़रूरी जो चीज़ें हैं घर बैठे मंगवाया जा सकता है। तो हाँ, कहीं ना कहीं पे जरूरी है डिमांड एंड सप्लाई चेन में थोड़े बहुत रिफॉर्म्स लाना, जिससे सैनिटाइज की हुई प्रोडक्ट उनके घर तक पहुंचे और वो आंखें बंद करके कोरोना के डर के मुक्त करके चीज़ों को ऑनलाइन से परचेज कर सके, जिससे इस चेन को यानी कोरोना की 1 से 2 में फैलने वाली चेन को ब्रेक करने में आसानी या मदद मिल सके। तो हाँ, मैं समझता हूँ डिमांड एंड सप्लाई जो चेन है इसमें थोड़े बहुत रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। दूसरा एक चीज़ उन्होंने बताया, लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म्स। अब इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म्स में या तो स्टेट बॉर्डर जहाँ पे निगरानी इतनी कड़ी नहीं है वहाँ पे बहुत कड़ी निगरानी बैठा दिया जाए। जो लोग आराम से या बातों से नहीं समझ रहा है उनको डंडे से समझाया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग एक्चुअली में क्या है और किस तरीके से इसको पालन करना चाहिए। इन चीज़ों को थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया जाए। तो हाँ, इसको अगर आप रिफॉर्म्स कहेंगे तो ऐसी चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन अगर रिफॉर्म्स का मतलब मैं ये समझूं कि जो कोरोना फैलाएगा उसको फांसी या फाइन लगा दिया जाएगा, तो ऐसी कोई रिफॉर्म्स की ज़रूरत है मैं नहीं समझता, और ना ही मैं समझता हूँ सरकार करेंगे। लेकिन इसके अलावा हमारी लॉ एंड ऑर्डर में क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ये क्लियरली मेंशन करना चाहिए था मोदी जी को जब वो कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर में रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वो तब करेंगे जब ये रिफॉर्म्स हो जाएगा, जैसे कि हर बार होता है, और फिर उसके लिए फिर से एक बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। आखिर एक चीज़ है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसमें जितनी कम बात की जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। इसके ऊपर हम तब बात करेंगे जब हमें ये डिटेल पता लगेगा कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में क्या क्या चीज़ें बदली गई या क्या नई चीज़ें ऐड की गई। इसके बारे में फिलहाल हम बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये समझ के रखिए कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसमें क्या बदलाव लाते हैं इसके बारे में हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। अब बात करते हैं 33 मिनट की पूरी वीडियो को देखने के बाद आपने ऑलमोस्ट 10 मिनट की इस वीडियो को देख लिया, तो फिर आखिर में क्या निकल के आया सामने आपके। मोदी जी ने अपनी पूरी की पूरी वीडियो में यह समझाने का कोई भी कसर नहीं छोड़ा कि हिंदुस्तान बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ये नहीं समझाने के लिए भूला कि कैसे देशभक्ति की जाती है, कैसे देशभक्त नेता बन सकते हैं, कैसे वो आपके ख्याल रख रहे हैं। बताना भूल गए तो ये भूल गए कि वो देशभक्त है जो आरबीआई को खाली कर रहे हैं, और एक स्ट्रांग इंडिया ऐसा स्ट्रांग इंडिया बन रहा है जिसके पास कोई बैकअप्स नहीं है। यानी आप एक ऐसा इंसान हो जो अपने घर को चलाने के लिए जो इमरजेंसी फंड है उसको ही खाली करके कह रहे हो कि मेरा घर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दो यार। इतनी मज़ेदार वीडियो कहाँ देख पाओगे इन्फॉर्मेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड। अलविदा।